देखिए तीन कंडीशन ये पड़ी थी कि एक हमने द्रव लिया था, क्या लिया था, अब मान लिया कि द्रव का अपूर्णांक है NL, मान लिया द्रव का अपूर्णांक कितना है NL, और एक हमने लेंथ ले रखा था, क्या ले रखा था बेटा, लेंथ। अब मान लिया कि लेंथ का जो अपूर्णांक है वो है N, लेंथ है तो इसको N ही मान लेते हैं। तो हमने तीन कंडीशन बनाई थी बेटा, कितनी कंडीशन बनाई थी। अब उस तीनों कंडीशन में बात यह थी कि इस लेंस को द्रव के अंदर डुबोना था, इस लेंस को क्या करना था, द्रव के अंदर डुबोना। तो पहली बात यह थी कि अगर लेंस का अपवर्तनांक ज्यादा है द्रव के अपवर्तनांक से, लेंस का अपवर्तनांक क्या है, ज्यादा है लेंस के अपवर्तनांक, लेंस का अपवर्तनांक ज्यादा है द्रव के अपवर्तनांक से, तो लेंस की प्रकृति नहीं बदलती थी लेकिन उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती थी। दूसरी शर्त यह थी कि जो लेंस है उसका अपवर्तनांक कम हो द्रव के अपवर्तनांक से। तो इस केस में लेंस की प्रकृति बदल जा रही थी, अगर अवतल लेंस है तो उत्तल बन जा रहा था, उत्तल लेंस है तो अवतल बन जा रहा था। केस नंबर 3 ये पढ़ा था कि यदि दोनों के अपवर्तनांक आपस में बराबर हो जाए, जो द्रव का अपवर्तनांक हो वही लेंस का हो जाए, जो द्रव का अपवर्तनांक हो किसका हो जाए, तो इस केस में जो लेंस था वो पारदर्शी समतल प्लेट की तरह कार्य करने लगता था, किसकी तरह, ये तीन केस का हमने पढ़ा था। अब हेडिंग डालिए बेटा, वक्रता त्रिज्या की निर्भरता, वक्रता त्रिज्या की निर्भरता। वक्रता त्रिज्या की निर्भरता, अब इसका डायरेक्ट सूत्र याद रखना बेटा, यहां आप ब्रैकेट में लिया लेंस की वक्रता त्रिज्या, लेंस की वक्रता त्रिज्या, हाँ और ये सूत्र लिख लेंगे कि लेंस की वक्रता त्रिज्या का सूत्र होता है 1/f इक्वल टू अपवर्तनांक -1 1/r1 -1/r2। ठीक है, तो अगर आपको लेंस की फोकस दूरी निकालना हो, क्या निकालना हो, फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या निकालनी हो, ये क्या निकालनी हो, ठीक है, तो आप ये वाला सूत्र लगाएंगे, सही है। लिखें जहां यह बराबर लेंस की फोकस दूरी n बराबर लेंस का अपवर्तनांक r1 बराबर लेंस की प्रथम वक्रता त्रिज्या, लेंस की प्रथम वक्रता त्रिज्या, सही है। R2 बराबर लिखो लेंस की द्वितीय वक्रता त्रिज्या, ठीक है। ये वक्रता त्रिज्या का आपका सूत्र है 1/f n -1 1/r1 -1/r2। जहां यह बता रहा है वक्ता वो फोकस को किसको बता रहा है, n बता रहा है लेंस के अपवर्तनांक को, r1 जो है वो आपके बता रहा है लेंस के प्रथम वक्ता त्रिज्या को, और r2 बता रहा है, अब हेडिंग डालिए बेटा लेंस का सूत्र, लेंस का सूत्र, लेंस का सूत्र लिखिए बेटा, किसी भी लेंस की फोकस दूरी, किसी भी लेंस की फोकस दूरी, किसी भी लेंस की फोकस दूरी ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा यह, तथा उस लेंस के
लेंस से उस लेंस से वस्तु की दूरी वस्तु की दूरी अब सुनो वस्तु की दूरी ब्रैकेट में लिखना यू बेटा कॉमा लेंस से प्रतिबिंब की दूरी लेंस से प्रतिबिंब की दूरी काली है यू कॉमा लेंस से प्रतिबिंब की दूरी ब्रैकेट में लिखेंगे वी के बीच संबंध को दर्शाने वाले समीकरण को लेंस का सूत्र कहा जाता है। लेंस का सूत्र कहा जाता है। यह सूत्र अवकल तथा उत्तल दोनों तरह के लेंसों के लिए वैध होता है। वैध मतलब सही होता है, ये लागू होता है। हाँ लिखो बेटा, ये होता है लेंस का सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसी को 1/u माइनस 1/v नहीं लिख सकते क्योंकि माइनस लगा। हो गया? देखिए यहां पे यह बता रहा है लेंस की फोकस दूरी, वी बता रहा है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी और यू बता रहा है लेंस से वस्तु की दूरी। आगे वाली लाइन बेटा रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन लिखिए। किसी लेंस द्वारा बने किसी वस्तु की लंबाई ब्रैकेट में लिख लेना बेटा HI। किसी लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, हाँ किसी लेंस द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई ब्रैकेट में HI तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहा जाता है।
आवर्धन कहा जाता है? इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? अब देखिए, आपको बोला गया है कि अगर आपको लिखना हो रेखीय आवर्धन, क्या लिखना हो? पर ये लेंस का है, ये ध्यान रखना, लेंस का अलग होता है, मिरर का अलग होता है, दर्पण का अलग होता है लेंस का। तो लेंस का रेखीय आवर्धन लिखना हो तो बोला गया प्रतिबिंब की लंबाई। किसकी लंबाई? प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, इसकी लंबाई बेटा के अनुपात को ही आप लोग बोलते हैं रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन को यम से दिखाते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई को एचआई से दिखाएंगे और वस्तु की लंबाई को क्या दिखाएंगे? ये सूत्र हो गया। ये लेंस का हाँ लेंस का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लेंस का रेखीय आवर्धन क्या होता है तो बता देना है कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? लेंस का रेखीय आवर्धन से कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है। सही है? तो रेखीय आवर्धन को याद रखोगे, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? रेखीय आवर्धन बोलते हैं। अब देखिए, रेखीय आवर्धन के दो सूत्र होता है। रेखीय आवर्धन बराबर होता है बेटा लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, इसकी दूरी बेटा प्रतिबिंब की दूरी बटे लेंस से वस्तु की दूरी। इस अनुपात को भी आप लोग बोल सकते हैं कि वो रेखीय आवर्धन है। ये क्या है? तो रेखीय आवर्धन का सूत्र क्या बनेगा? लेंस से प्रतिबिंब की दूरी यानी कि v और लेंस से वस्तु की दूरी यानी कि, तो रेखीय आवर्धन का सूत्र हो जाएगा। तो रेखीय आवर्धन के सूत्र को एक साथ अगर लिखा जाए, ध्यान देखना, ये हो गया लंबाई के आधार पर और ये हो गया दूरी के आधार पर, और ये सब आपस में क्या होंगे? बराबर। लिख डालेंगे। हो जाएगा। अब दोबारा मान लेना बेटा। तो रेखीय आवर्धन के दो सूत्र आए हैं। कितने सूत्र आए हैं? सूत्र नंबर 1, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी तथा लेंस से वस्तु की दूरी का अनुपात रेखीय आवर्धन बोलते हैं। सूत्र नंबर 2 कौन सा है? प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? रेखीय आवर्धन। सही यहाँ तक सूत्र हो जाएगा v बटे u या फिर या y बटे h। अगला लिखेंगे लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता लेंस की क्षमता लिखिए, एक पतले लेंस की क्षमता एक पतले लेंस की क्षमता उस लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती नहीं व्युत्क्रम बस। हाँ व्युत्क्रम के बराबर होती है।
इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित किया जाता है। हो गया? अब क्या हो रहा है कि जो लेंस की क्षमता है, तो किसी भी लेंस की जो फोकस दूरी होगी, जो क्या होगी, उसी का ब्यूटेगा मतलब उल्टा आपका क्या कहलाता है, पावर। क्या कहलाता है, पावर या क्षमता। और इसे किससे दिखाते हो, पी से। किससे दिखाते हो, तो लेंस की क्षमता का सूत्र ध्यान से देखना, बन जाएगा 1/, लेंस की दूरी, सही है। और वही फोकस दूरी होगी बेटा किसमें, मीटर में। P बराबर 1/f, वो भी f किसमें, लिखो बेटा सूत्र। ये होता है क्षमता या पावर का सूत्र। सही आता बेटा। यहां तक कोई दिक्कत बताओ। आज के जो भी कॉन्सेप्ट इनको सही जाके तो न्यूमेरिकल पोर्शन है चल रहा पूरा, मतलब जो फार्मूला लगातार लगेंगे। कभी फोकस पूछेगा तो कौन सा लगेगा, कभी वस्तु की दूरी पूछेगा तो कौन सा लगेगा, प्रतिबिंब की दूरी पूछेगा तो कौन सा लगेगा, क्षमता पूछेगा तो कौन सा लगेगा। सही यहाँ पर अगला लिखो बेटा, यहाँ पे लिख लो 2-3 पॉइंट। नंबर 1, लेंस की क्षमता का मात्रक, लेंस की क्षमता का मात्रक लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। इसे कैपिटल डी से प्रदर्शित किया जाता है। डी नोट नंबर 2, उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता सदैव धनात्मक होती है। कितना होती है, पॉइंट नंबर 3, अवतल लेंस की क्षमता सदैव ऋणात्मक होती है। सदैव क्या होती है बेटा, अब देखो भाई, उसने बोला कि पावर ये क्षमता कि देखो 2 मान आ सकती है, तो मान धनात्मक आएगा, ये तो मान कैसा आएगा, ऋणात्मक। तो अगर धनात्मक आ रहा है क्षमता का मान कैसा आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपने जो क्षमता निकाली उत्तल लेंस के लिए निकाल के लिखी है, समतल उत्तल लेंस के लिए। और अगर आपकी क्षमता का मान, किसका मान,
क्षमता का मान आ रहा निगेटिव यानी कि माइनस का, तो इसका मतलब आपने जो क्षमता निकाली वो किसकी निकाली? ऑपरेंस की, ये बोला गया। सही है। ये बोले सवाल लिखिएगा, यदि किसी यदि किसी लेंस की फोकस दूरी यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी? पांच डायरेक्टर। ध्यान से देखें सवाल में बेटा, बोला लेंस की फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर, तो आपको दिया गया है लेंस की फोकस दूरी f बराबर -20, लेकिन सवाल है क्षमता का। सवाल किसका है? तो फोकस दूरी कितना है? मीटर में। अब मैंने आपको कई बार बताया कि अगर आपको सेंटीमीटर हटाना हो, कहा हो, और वहां मीटर लिखना हो, तो उसको कितने भाग दे देना होता है? 100 से। सेंटीमीटर बराबर होता है मीटर बटे 100। सेंटीमीटर बराबर कितना होता है बेटा? मीटर बटे 100। सेंटीमीटर की जगह हमने कितना लिख दिया? मीटर बटे 100। तो अब यहाँ से जीरो ने जीरो को नमस्ते कर लिया, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 1/5 मीटर। सही है। पूछा क्या गया है? लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता के सूत्र से, लेंस की क्षमता के सूत्र से, क्षमता का सूत्र क्या होता है बेटा? P बराबर 1/f। तो क्या मैं यहां पे लिख दूंगा बेटा? ध्यान देखना, P बराबर 1/-1/5 लिखा जाएगा। तो 5 कहां जाएगा? तो P बराबर आ जाएगा माइनस का, और P का मतलब क्या होता है? डायोप्टर आता है। लेंस की क्षमता होगी -5 डायोप्टर। नोट कर ले बेटा। अगर लगेगी इस तरह से, एक और करा दूं। लिखे बेटा, एक उत्तल लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है। इस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए करोगे। एक उत्तल लेंस है, उसकी क्षमता दी गई 4 डायोप्टर। लेंस की फोकस दूरी पूछ रहा है बेटा। अब देखिए, उत्तल लेंस की क्षमता दी गई है आपको। सवाल में दिया क्या गया बेटा? उत्तल लेंस की क्षमता। यानी कि आपको P दिया गया है, P बराबर दिया गया है 4 डायोप्टर। आपसे पूछा गया है उत्तल लेंस की फोकस दूरी। उत्तल लेंस की बराबर क्वेश्चन मार्क। सही है। तो हम लगाएंगे बेटा क्षमता के सूत्र से, लेंस की क्षमता के सूत्र से, लेंस की क्षमता के, और क्या होता है क्षमता सूत्र? 1/P बराबर हमें यह निकालना है। यह बराबर हो जाएगा 1/P, और P कितना है? 4। तो यह बराबर हो जाएगा 1/4 मीटर। तो अगर इसको सेंटीमीटर में बदलूं तो 100/4 सेंटीमीटर। तो आंसर आ जाएगा यह बराबर
सेंटीमीटर आपका ये आंसर होगा। हाँ, फोकस दूरी को हमेशा सेंटीमीटर में लिखा जाता है। फार्मूले में हमें रखना है मीटर में, लेकिन लिखा किसमें जाता है हमेशा, तो इसको मैंने चेंज मार दिया। आता बेटा, अब हमें डालना मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना विचलन कोण। विचलन कोण जब हम किसी प्रिज्म में आपतित प्रकाश किरण को आगे की ओर तथा निर्गत प्रकाश किरण को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो इन दोनों किरणों के कटान बिंदु पर जो कोण बनता है, कटान बिंदु पर जो कोण बनता है, जो कोण, उसे हम विचलन कोण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? इसे ऐसे लिखना बेटा, डेल से प्रदर्शित किया जाता है। डेल डेल सवाल को बेटा पहले पूरा पढ़ो क्या है, फिर मैं बताऊं। देखो उन्होंने ये लिखा है कि जब कोई आपतित किरण प्रिज्म से टकराती है तो उस किरण को आगे बढ़ा देना है, उसको क्या कर देना है, और जो किरण उससे अपवर्तित होकर बाहर निकल रही है यानी कि निर्गत किरण, उसको पीछे की तरफ बढ़ा देना है। और जहां पे दोनों किरण एक दूसरे को काटेंगी वहां पर जो भी कोण बनेगा वही कोण आपका क्या कहलाएगा। अब देखिए ये बेटा आपका प्रिज्म है, सही है, ध्यान से देखना। ये हमारी बेटा आपतित किरण है, ये किरण कौन सी है बेटा, तो परावर्तन के बाद यूं और यूं निकल जाएगी, बोलोगे इसका, तो बोला आपतित किरण को आगे बढ़ाना है, आपतित किरण को बढ़ाना है, तो अगर आगे बढ़े तो ये रास्ता होगा, और निर्गत किरण, ये निर्गत किरण, इसको कहां बढ़ाना है, ये है, तो कहां पे काटी है, इस बिंदु का नाम क्या दे दें, तो यहां पर ये जो कोण बना है इस कोण का नाम होगा बेटा विचलन कोण। और इसे किससे दिखाओगे, आपतित किरण को आगे की ओर तथा निर्गत किरण को जो निकल रही है उसको पीछे की ओर बढ़ाने पर जहां पर ये दोनों किरणें एक दूसरे को काट रही हैं, जहां पर दोनों किरणें एक दूसरे को काट रही हैं
यहां पर जो भी कोण बनेगा वही कोण हमारा कहलाएगा विचलन कोण, और फिर डेल्टा दिखना है। सही है? आगे पीछे कैसे आ रहे हैं, मतलब ये आगे को जा रही है, वो पीछे को पास चल रहा है, तो काटेगी। हाँ आगे जा रही है, अभी को पीछे वाले टक्कर कराना है तो भाई इसको कहां जाना पड़ेगा? पीछे। भाई मैं समझ पाया, आगे आगे जा रहा है, पीछे लगाना पड़ेगा। अभी आगे तुम गौरव से टक्कर कराओगे तो तुम यहाँ गाड़ी पीछे लाओ पड़ेगा, गौरव से गाड़ी जा ही रही है। अगर ब्रेक नहीं मारेंगे सही है, बना रहे हो समझ लो विचलन कोण क्या है? किसी भी प्रिज्म से टकराने वाली आपकी तरफ आगे बढ़ाने पर तथा निर्गत किरण को पीछे खींचने पर, जहां पर वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, उस बिंदु पर जो भी कोण बनता है, उस बिंदु पर जो भी कोण बनता है वही कोण आपका क्या कहलाता है? विचलन कोण। नोट डाउन। देखो अभी मैं बता, आपने लिखा है विचलन कोण की आपतन कोण पर निर्भरता, विचलन कोण की आपतन कोण पर निर्भरता। तो किसी प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन, जो किसी प्रिज्म द्वारा क्या उत्पन्न होता है? अब विचलन कोण मैंने कल बताया था कि आपतित किरण को थोड़ा सा आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को थोड़ा सा पीछे बढ़ाने पर, जहां पर ये काटती है एक दूसरे को, वहां पर जो कोण बनता है उसी कोण को क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। तो बोला है विचलन कोण किरण के आपतन कोण पर निर्भर करता है कि किसी भी प्रिज्म द्वारा जो विचलन कोण होता है इस बात में निर्भर करता है कि उसका आपतन कोण कितना है। इस बात में निर्भर करता है आपतन कोण कितना है। यदि प्रिज्म पर आपतित किरण का आपतन कोण आई को धीरे धीरे बढ़ाया जाए, हम आपतन कोण का मान धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, तो प्रारंभ में विचलन कोण घटेगा। पहले जो विचलन कोण है, ये विचलन कोण तथा आपतन कोण के बीच में ग्राफ है। आपतन कोण जैसे जैसे बढ़ रहा है तो पहले विचलन कोण बढ़ेगा, क्या होगा? बढ़ेगा, विचलन कोण बढ़ेगा, तो प्रारंभ में विचलन कोण घटेगा। तो जब आपतन कोण धीरे धीरे बढ़ेगा तो विचलन कोण धीरे धीरे क्या होगा? घटेगा, और एक विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाएगा। और ये आपतन कोण मिनिमम, ये वो आपका मिनिमम यानी कि सबसे फिक्स आपतन कोण है जहां पर विचलन कोण सबसे कम होगा, जहां पर विचलन कोण क्या होगा। इसके बाद आपतन कोण को और आगे को आपने बढ़ा दिया तो फिर विचलन कोण भी बढ़ने लगता है, तो फिर क्या होता है? और इस बात को हमने वक्र द्वारा या चित्र द्वारा दिखाया गया है। दिया गया प्रिज्म एक केवल आपतन कोण के लिए अल्पमत विचलन होता है, और यहां हमको ये पता चलता है कि एक आपतन कोण के लिए, इसके लिए सिर्फ एक अल्पमत विचलन होता है। अल्पमत मतलब होता है सबसे कम विचलन कोण। अगर एक आपतित किरण है उसके लिए सिर्फ एक ही क्या बनेगा? अल्पमत विचलन कोण, सबसे कम विचलन कोण। मतलब हर आपतन कोण का अपना एक अल्पमत विचलन कोण होता है, यानी कि सबसे कम विचलन कोण होता है। तो पूरी बात यह है कि आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाने पर पहले तो विचलन कोण का मान घटेगा, और एक निश्चित आपतन कोण पर उसका मान सबसे कम हो जाता है। क्या हो जाता है? और उस मान को बोलते हैं अल्पमत विचलन कोण। उसको क्या नाम देते हैं? अल्पमत विचलन कोण। इसके बाद अगर आपने आपतन कोण को बढ़ा दिया, इसको बढ़ा दिया, तो फिर विचलन कोण भी धीरे धीरे क्या होने लगेगा? बस वही निर्भरता है कि आपतन कोण बढ़ाने पर विचलन कोण पहले घटता है। विचलन कोण पहले क्या होता है? एक निश्चित आपतन कोण पर उसका मान न्यूनतम होता है। कितना होता है? और उस न्यूनतम मान को बोलते हैं अल्पमत विचलन कोण। इसके बाद अगर आपने आपतन कोण को बढ़ा दिया, आपने किसको बढ़ा दिया, तो विचलन कोण भी धीरे धीरे क्या होने लगेगा, यानी कि ओवरऑल पहले घटेगा और फिर क्या होगा? बढ़ेगा। वो एक ग्राफ है। सही बात है, समझ लो। और अभी हेडिंग डालो बेटा, प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र। से बना साइन ए प्लस
डेल्टा एम बाई 2 डिवाइड बाई साइन ए बाई 2। सही है? देखो जहां n बराबर प्रिज्म का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, जो आपका यह इसको क्या पढ़ोगे अपवर्तनांक, और ए को पढ़ोगे आप बेटा प्रिज्म का कोण, ए को क्या पढ़ोगे प्रिज्म का कोण, और क्या होता है डेल एम, डेल एम को हम लोग पढ़ेंगे अल्पमत विचलन कोण, इसको क्या पढ़ेंगे बेटा अल्पमत विचलन कोण। अब देखा बेटा ध्यान से, तो हमको ये पता चल गया कि एम को हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म का अपवर्तनांक या प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। ए हो गया प्रिज्म कोण और डेल एम क्या हो गया अल्पमत विचलन कोण। यहाँ पे चलिए हम लिखेंगे बेटा इस्राइल के नियम से, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको क्या मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, नीचे लगाओ जी सर। अब लिखिए बेटा इस्राइल के नियम से, इस नए इस्राइल के नियम से, इस्राइल का नियम क्या होगा एक अपवर्तनांक बराबर साइन आई बाई साइन आर, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, सही है? ध्यान देना, ये भी अपवर्तनांक का मान और ये भी किसका है, तो दोनों मान आपस में कैसे होंगे बराबर होंगे। तो क्या आप ये लिख सकते हैं, ध्यान से देखना यहां पर बेटा, साइन आई डिवाइड बाई साइन आर इक्वल टू साइन ए प्लस अल्पमत विचलन कोण बाई 2 लिख सकते हैं। ये ऊपर मैं थोड़ा ज्यादा करूंगा। समीकरण नंबर 5 नहीं लगता है, अब आगे बढ़ाओ ठीक बना दो। आप क्यों होगा, अब अगर हम दोनों की तुलना करें ध्यान होगा, तो आंसर अगर आपस में बराबर है यानी कि आई इसके बराबर होगा, आर किसके बराबर होगा, तो आई का मान क्या आप लिख सकते हैं कि ए प्लस डेल एम बाई 2 के बराबर होगा, और आर का मान किसके बराबर होगा लिख लो। अब आई मतलब आप जानते हैं आपतन कोण, और आर मतलब अपवर्तन कोण, सही है? ये दोनों समीकरण लिख लेना, समीकरण 1 समीकरण 2 नीचे लिखना आई बराबर प्लस सिंपल जी सर मैंने नोट कर लिया। अब आगे आ तो गया। अगले वाले बेटा पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन, पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन, पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन,
वो आज तक वो आज तक हम क्वेश्चन कर रहे हैं आज तक तो उसे तुम्हें जानते हो मैं क्या वो मास्टर माइंड आया हूं नहीं आपको लड़ाई बेटे राहुल मारेगा देखो, यदि किसी त्रिभुज यदि किसी त्रिभुज ब्रैकेट में है ए, यदि किसी त्रिभुज ए, तो त्रिभुज को सीधे कहते हैं से बहुत छोटा त्रिभुज ए का मान ऐसे लिखो, त्रिभुज ए का मान बहुत कम हो, बहुत कम हो, अर्थात 5 डिग्री या इससे कम हो। बहुत कम मतलब ये कि या तो 5 हो या तो इससे कम हो, इससे कम हो, तो ऐसे प्रिज्म को पतला प्रिज्म कहते हैं। तो ऐसे प्रिज्म को पतला प्रिज्म कहते हैं तथा पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तन कोण का मान और विचलन कोण का मान पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण का मान अल्पमत विचलन कोण ब्रैकेट में ना डेल एम से ही कम होता है। अब सुन लो क्या लिखा है आपने। पहले आपने लिखा पतला प्रिज्म, पहला क्या लिखा? तो पतला प्रिज्म क्या होता है? ऐसा प्रिज्म जिसके लिए प्रिज्म कोण का मान या तो 5 डिग्री हो या इससे क्या हो, कम हो। ऐसे कोण जिनके लिए प्रिज्म कोण का मान 5 डिग्री या इससे कम होता है, उन प्रिज्मों को हम लोग नाम क्या देते हैं? पतला प्रिज्म कहते हैं। पतले प्रिज्म के लिए जो विचलन कोण आता है, जो क्या आता है, वो अल्पमत विचलन कोण से भी कम आता है। अल्पमत विचलन कोण क्या है? कम से कम विचलन कोण। लेकिन अगर वो प्रिज्म पतला है तो समान वाले से भी उसकी वैल्यू कम आ जाएगी, ये है लिखा है। पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण का सूत्र विचलन कोण का सूत्र तो विचलन कोण डेल बराबर n-1 a लिखो बेटा। लिखो, इस सूत्र से यह स्पष्ट है कि पतले प्रिज्म का विचलन कोण पदार्थ के अपवर्तनांक तथा प्रिज्म कोण के मान पर तो निर्भर करता है। प्रिज्म कोण के मान पर तो निर्भर करता है परंतु प्रकाश किरण के
होता है, जो प्रिज्म का क्या होता है, वो निर्भर करता है प्रिज्म के आपतन कोण पर। किस पर? पहले आई को बढ़ाने पर आपतन कोण को विचलन कोण बढ़ता है, फिर और ज्यादा बढ़ाने पर वो घटने लगता है। नहीं सॉरी, पहले आपतन कोण को बढ़ाने पर विचलन कोण घटता है, फिर और ज्यादा बढ़ाने पर विचलन कोण क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। लेकिन अगर प्रिज्म हो पतला, अगर प्रिज्म का हो तो उसके विचलन कोण का सूत्र होता है Dm इक्वल टू n माइनस 1 n क्या है, पदार्थ का पूर्णांक a क्या है, प्रिज्म का कोण, प्रिज्म का कहीं पर आपतन कोण के सूत्र में है नहीं, तो इस सूत्र में पता चल रहा है कि अगर आपका प्रिज्म पतला है, प्रिज्म का है, तो उसका जो अपवर्तक विचलन कोण होगा, उसका जो क्या होगा, ना तो वो निर्भर करेगा आपतन कोण पर, किस पर निर्भर नहीं करेगा, वो सिर्फ निर्भर करेगा पदार्थ के अपवर्तनांक तथा उसके प्रिज्म के कोण के ऊपर। जबकि समान प्रिज्मों का जो अपवर्तक विचलन कोण होता है, जो समान प्रिज्मों का विचलन कोण किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, आपतन कोण पर। लेकिन पतले प्रिज्म का आपतन और विचलन कोण आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता। और पतले कोण क्या होते हैं, जिनका प्रिज्म कोण 5 डिग्री या इससे कम होता है। सही यहाँ तक कोई दिक्कत?